सब में क्या बन जाए सर देख लेना चलो एग्जाम था ना इसलिए नहीं वो पता चला मुझे 4 ही लोगों ने दिया पेपर तुम दोनों ने तो बोल के रखा था ना ठीक है तुम दोनों बाद में सबमिट कर लेना जल्दी शायद सैटरडे को हो जाएगा एक लेक्चर वो दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा इससे कुछ We need to complete maximum part before Diwali. पूरा नहीं तो एटलीस्ट जो डिफिकल्ट है वो तो पूरा कर लेते एक्चुअली पार्टनरशिप का पहले कंपनी लेना चाहिए था ठीक लास्ट पार्ट बचा है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट उसके बाद कंपनी स्टार्ट करते और संडे तक कंपनी कंप्लीट कर लेते उसके बाद अगर दिवाली की छुट्टी 4-5 दिन आ भी गए तो तब तक हमारा एलएलपी छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एलएलपी भी इतना मगजमारी है नहीं लास्ट टाइम धोखा था हाँ तो करना तो 90% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अभी पूछ रहे Did I ask you to not to use the phone वगैरह बाकी फैकल्टीज जो बोल रहे उससे मेरा लेना देना क्या है उनके उनके लेक्चर में उनका सुनो इतना पोलाइट पहले दिखाना चाहिए था हम बोले बाकी मिस या सर क्या बोलते हैं जरूरी नहीं है मैं मेरे लेक्चर में वही बोलूं हाँ चल जल्दी डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट मिला तो कोर्ट मतलब कोर्ट को अप्लाई करके तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है जो अनसाउंड हुआ है वो तो नहीं कर सकता ना कोर्ट में एक्शन ले सकता तो बाकी पार्टनर्स या अनसाउंड माइंड का नेक्स्ट फ्रेंड मिलेगा तुमको उसको हाई बोलो नेक्स्ट फ्रेंड को इन्वर्टेड कॉमा हाई बोलो मतलब इन्वर्टेड कॉमा में डालो इन्वर्टेड कॉमा में डालो बिकॉज वो टेक्निकल टर्म है अब तुम बोलो कि फ्रेंड नहीं डैडी चलेंगे क्या नेक्स्ट फ्रेंड में हर वो बंदा आता है नॉट नेसेसरी ओनली फ्रेंड नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब उसके बेनिफिट के लिए कोई भी तो उसमें कोड ने यूज किया वो टर्म नेक्स्ट फ्रेंड फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट करते हैं ना फादर रिक्वेस्ट टीचर ऐसा थोड़ी होता है वैसे यहाँ पे फ्रेंड क्या था ठीक है सेकंड नेक्स्ट पॉइंट
कैपेसिटी खत्म हो गई उसकी, तो जिसकी कैपेसिटी खत्म होगी वो नहीं कोर्ट में जाएगा, बाकी पार्टनर्स कोर्ट में जा सकते हैं। और इनकैपेसिटी का मतलब है कि भाई बंदा हैंडीकैप वगैरह हो गया है और अभी वो काम कर ही नहीं सकता, तो बाकी पार्टनर जा सकते हैं। क्या हमको डिसॉल्व करवा के दे दो। नेक्स्ट पॉइंट, मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, समझा ना? फ्रॉड कर रहा है, एम्बेजलमेंट वगैरह टर्म यूज किए होंगे वहां पे। एम्बेजलमेंट मतलब मिसअप्रोप्रिएशन, पैसा खा लिया, फर्म का पैसा था अपने पर्पस से, मतलब झोल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। एरोनियस अकाउंट्स भी है ना उसमें, है दूसरे पॉइंट में मिसकॉन्डक्ट। नेक्स्ट, जो मिसकॉन्डक्ट करेगा वो नहीं कोर्ट में जाएगा, बाकी पार्टनर जा सकते हैं जिनको पता चले कि ये तो मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं, तो भाई हमको फर्म ही बंद करनी है, लफड़ा ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एरोनियस अकाउंट है, बराबर, यहाँ पे भी नहीं है, हाँ, है ना? तो वो इम्पोर्टेंट, एम्बेसडमेंट भी वहां पे है, अच्छा पहले में नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। परसिस्टेंट ब्रिज, ब्रिज का मतलब पता है? परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस, मान ही रह रहा है, बार बार ब्रिज कर रहे हैं, एक बार नहीं, लगातार ब्रिज करे जा रहे हैं। तो जो करे जा रहे हैं वो तो नहीं कोर्ट में जाएगा ना, मैं ही ब्रिज करूं मैं ही कोर्ट में जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बाकी पार्टनर्स कोर्ट में जाएंगे। तो उसमें एम्बेजलमेंट हो सकता है, मतलब मिसअप्रोप्रिएशन किया, या एरोनियस अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स में झोल किए। अब पूरा अकाउंट्स मेरे हाथ में है, बाकी लोगों को अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी करूं, ये गलत है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ, मेरा इंटरेस्ट मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो थोड़ा ही सही, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, किसी का इन्वॉल्वमेंट हो आगे फॉर्म में, तो तुमको ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्शन है, तो तुम में से कोई कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि ऐसे फॉर्म में हमको इंटरेस्ट नहीं है, ये फॉर्म बंद कर दो। अब जरूरी नहीं है कि मैंने मेरे इच्छा से ट्रांसफर किया, गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं था सिवाय मेरे पार्टनरशिप के इंटरेस्ट के, तो मेरा जो पार्टनरशिप में शेयर था वो गवर्नमेंट ने छीन लिया, समझ में आ रहा है? तो वो भी तो ट्रांसफर ही हुआ एक तरीके से, जबरदस्ती वाला ट्रांसफर हुआ, तो उस केस में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो आ जाएगा। अब तुमको ऑब्जेक्शन हो सकता है तो तुम जाओगे कोर्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट से मैंने पैसा लिया है, तुम्हारा क्या लेना था? तो गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी छीनी और मेरे पार्टनरशिप का शेयर छीन लिया, इसमें तुम लोग को क्या लेना देना? तो तुम लोग कोर्ट में जाओगे, बोलोगे हमको और कोई नहीं चाहिए, पढ़ो। वेरी लॉजिकल आंसर इट इज। हाँ, नहीं वो नहीं जाता यूजुअली, उन्होंने दिया है बाकी पार्टनर्स उनको, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी लोग को प्रॉब्लम होगी। एक क्लियर है? नेक्स्ट, फर्म कंटिन्यूस लॉस में जा रहा है, अब दोनों अमीर है, अच्छा तुम चारों अमीर हो, तुमको फर्क नहीं पड़ता, लॉस में जाए तो तुम और 4-5 साल सरवाइव कर लोगे, लेकिन सपोज मैं गरीब हूँ तो मुझे फर्क पड़ता है, तो मैं बोलूंगा भाई तुम चारों मैनेज कर लोगे, क्योंकि तुमको घर पे कमिटमेंट नहीं है, मुझे तो घर में पैसा देना है, तो अब मैं लॉस में जी नहीं सकता, तो अब मैं कोर्ट में जाऊंगा और बोल दूंगा कि कंटिन्यूस लॉसेस में जा रहा है, इसलिए फर्म को बंद करवा दो, समझ में आया? वैलिड ग्राउंड है, कोर्ट पूछेगा ना कि भाई क्यों बंद करे, पर लॉस में जा रहा है, मैं नहीं सस्टेन कर पाऊंगा, तो बाकी बाकी मुझे नहीं पता, वो लोग कर रहे हैं, अब वो बोल रहे सर थोड़े साल रुको आएगा प्रॉफिट, अरे नहीं रुक सकता, कितना रुको, कंटिन्यूस लॉस में ही जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि अगला साल प्रॉफिट का हो, और फ्लिपकार्ट कितने साल, अमेजोन कितने साल लॉस में ही जा रहे हैं इंडिया में, अमेजोन इंडिया में लॉस में ही है,
एयरटेल आज भी लॉस में ही है, कल प्रॉफिट होगा उस चक्कर में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना। आज प्रॉफिट, वोडाफोन सुपर लॉस में, जियो भी कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन आगे आएगा ये सोच के बस आज के दिन समझ में आ रहा है। चल, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब कोई सही रीजन। अब सही रीजन में उन्होंने क्या दिया, देख 3-4 रीजन दिए। गैम्बलिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पार्टनरशिप का पैसा मार्केट में लगा रहे, गलत है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा डेडलॉक इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में झगड़ा। डेडलॉक मतलब अभी मान ही नहीं रहे एक दूसरे की बात, मान ही नहीं रहे एक दूसरे की बात। फिर टॉकिंग टर्म्स है, तो टॉकिंग टर्म्स का मतलब वही एक ही बात है, झगड़ा हो रहा है, नहीं सुनना चाहता किसी की बात, मुझे सुनना ही नहीं है, या तो मैं मेरा करूंगा या तो फॉर्म बंद कर दो, ये भी तो वही बात हुई, बंद कर दो। नेक्स्ट, सबस्ट्रेटम मतलब सब्जेक्ट मैटर, पहली बार सुना है तुमने वर्ड ऑफ दिस चीज। सबस्ट्रेटम मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस पर्पस के लिए फॉर्म जो स्टार्ट किया था वो पर्पस ही खत्म हो गया। वैक्सीन बनाने के लिए फॉर्म स्टार्ट किया था, कोविड खत्म हो गया तो वैक्सीन का भी कोई लेना देना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खत्म हो गया नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी तो जो सब्जेक्ट मैटर था, जो पर्पस था, वही खत्म हो गया, तो किसका फॉर्म करे अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। ये समझा, खत्म, रेजोल्यूशन खत्म। उसी चीज को उन्होंने बाद में ट्री डायग्राम दिया, पढ़ लेना। डन नहीं, सॉरी, हाँ पढ़ लिया, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट नहीं, सॉरी, ट्री डायग्राम। लास्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। पहला, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर, भाई डिसोल्यूशन के बाद के एक्ट के लिए क्या पार्टनर्स लायबल होंगे? आधा ट्रांजैक्शन हुआ है तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करना। अब डिसोल्यूशन तुमने करवाया, लेकिन आउटसाइडर को थोड़ी पता होगा कि तुमने फॉर्म बंद कर दिया। उसने ट्रांजैक्शन किया और इस एक पार्टनर ने हाँ बोल दिया, तो उसको ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आउटसाइडर की क्या गलती? सेकेंड, ये क्या है सर? ये पार्टनर को प्रोटेक्ट करेगा कि भाई डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर लायबल नहीं है। अब ऊपर का पार्ट पढ़ लो चाहिए तो। इन शॉर्ट, थर्ड पार्टी को पता हो रेजोल्यूशन के बारे में तो वो पार्टनर्स लायबल नहीं है। तुमको पता था डिसॉल्व हो गया तो भी तुमने ट्रांजैक्शन किया, तुम्हारी गलती है। लेकिन तुमको पता ही नहीं था तो तुमने ट्रांजैक्शन किया, अब तुम्हारी गलती नहीं है, तो पार्टनर्स लायबल होंगे, सिंपल। हाउएवर पढ़ना, एग्जांपल पढ़ना पहले। पब्लिक नोटिस नहीं दिया, समझा? डिसोल्यूशन का मतलब नोटिस देना पड़ेगा, बहुत सिंपल पॉइंट है।
वो पढ़ने की इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। देखो बात समझो, इसको ऐसे नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी लिख पाओगे आंसर। डिसोल्यूशन के पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा, तो थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन हुआ एग्रीमेंट, तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल है। लेकिन अगर पब्लिक नोटिस दिया है या थर्ड पार्टी को पता है, बता दिया हमने सब थर्ड पार्टी को फोन करके कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो भी अगर वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें गलती किसकी है? थर्ड पार्टी की भी है। तो बाकी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स आर नॉट लायबल। हाउ सिंपल इट इज, क्लियर? बस यही है। एग्जाम्पल पढ़ लिया, डाउट है? फिर इसके बाद सुनना, हाउएवर दिखा, पढ़ लो एक्सेप्शंस। मतलब नोटिस नहीं देंगे तो भी फर्म लायबल नहीं होगी कुछ केसेस में। कौन से केसेस है? फर्स्ट, मतलब एक डेथ हो गई ना एक पार्टनर की, तो डेथ का पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं रहती, तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो लायबल नहीं है। सेकंड, इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी मुक्त हो गया क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। और थर्ड, डॉर्मेंट पार्टनर, उसको पब्लिक, इन शॉर्ट बोलो ना, ये इन तीन केसेस में नोटिस देने की जरूरत, बाजू में लिख दो, नो नोटिस, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। एक काम ही करते, सुनो, पब्लिक नोटिस कब चाहिए वही कर लेते। पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस कैसे होती है? तो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, ऑफिशियल गैजेट, अगर फॉर्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करना पड़ेगा। ये सब किस में आता है? पहले था सिलेबस में, अभी ये नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी बताओ तो ठीक है। ये मेन नहीं है, ये मेन नहीं है। मेन क्या बताएगा? व्हेन, कब देनी है एडमिशन। एडमिशन नहीं है, मेरे हिसाब से एडमिशन कैसे होगा? नहीं, एडमिशन में बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन, माइनर्स इलेक्शन of not becoming member, becoming partner, आफ्टर मेच्योरिटी, तीन सारे केसेस में पब्लिक नोटिस चाहिए, खत्म। इनके अलावा नहीं देनी। तो इंसॉल्वेंसी इसमें आता है क्या? नहीं आता। डेथ आता है क्या? तो बात खत्म ना, तो कर को मगजमारी। ये केस में पब्लिक नोटिस देना है, क्यों देना है? अच्छा इसमें भी है ना, एक्सेप्ट स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है रिटायरमेंट का नोटिस। डॉर्मेंट, 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 डॉर्मेंट लिख दो, स्लीपिंग लिखो तो रॉन्ग नहीं है, डॉर्मेंट। ट्यूसडे से दिवाली है। हम्म,
हाँ 31st को तो संडे है। वो सब भूल जाने का, मैच वगैरह भूल जाने का। हो गया, वो इंडिया पाकिस्तान देख लिया, तृप्ति हो गई, सेटिस्फैक्शन। तो वो क्या करे, मजा देने के क्या भी क्या। तो डांस रखी उर्वेश की रोटे देखा ना, टाइम वेस्ट किया ना, बात खत्म। अभी और टाइम वेस्ट मत करो भाई। तो सेकंड इनिंग 10 ओवर के बाद छोड़ दिया। काम धंधा छोड़ के मैच नहीं देखने का, और तुमको अभी बहुत काम धंधे है। मैच नहीं, सब कुछ, दिवाली भी नहीं। वो धार्मिक वगैरह रहने दो तुम, नेक्स्ट ईयर मना लेना। नेक्स्ट ईयर सी एंटर होगा तो तुम भूल ही जाओ। फिर कोई और बोलेगा ना तुमको, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, फिर उसको आप 2-3 साल तो भूल ही जाओ। होती के बोले 2-3 साल तक, 2-3 साल तक तो अभी इंटर में हम लॉ नहीं पढ़ा, देखते ना। फिर वो अभी तुम कहीं और हो, किधर हो, हमको थोड़ी पता। मैं आज के तारीख में बोल रहा हूँ, आज तो तुम तो कल क्यों एब्सेंट रहे लास्ट लेक्चर? परसों बाहर गया था। इतना क्यों मस्का मारते है, कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज में मार। मतलब पास एक्सपल्शन, मतलब ये हुआ था, एक्सपल्शन निकाल दिया। ये पूछ रहे बोलते हैं ऊपर से स्कूल में क्या है डॉक्यूमेंट, वो पूछ रहे तो उसको बता ना। कैसा मतलब क्या इधर पागल लोग, मेरे को समझ नहीं, किसको बुलाओगे क्या है, फालतू बात करते हो। चलो तुम पढ़ो। पॉइंट ए कंप्लीट। बी, right of partners to have business wound up after resolution। तो राइट्स क्या रहेंगे, तुम खुद पढ़ लो, समझ जाओगे। पूरा पढ़ लो पैराग्राफ, समझ जाओगे, सिंपल है। वाइंड अप पता है, तो वाइंड अप का वाउंड अप क्या होगा, वाउंड अप, समझा? पढ़ रहे, कॉमन सेंस है ना। थोड़ा पहले 2-4 सेकंड सोचते तो समझ में आ जाता है ना, पहली बार सुना वर्ड तो भी। स्टैंड, स्टूड, वही है रूल। जिला परिषद के स्कूल में थे। वर्नाक्युलर नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अब तुमको बेसिक टेंस में नहीं प्रॉब्लम है ना, तो फिर अगर पेपर में नया वर्ड आ जाएगा तो मुझे मत पूछना। एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा था, इसका मीनिंग क्या है सर, संक। तो उसको नहीं पता, तो पेपर में आएगा तो मैं क्या करूँ, मैं संक का मीनिंग बता दूंगा, उसकी जगह पे कुछ हम, सॉरी वो मेरे भाई का नाम, कुछ और वर्ड आ जाए, हम क्या करेंगे? समझ में आया ना? हम क्या करेंगे फिर उसको, मैं क्या करूँ उसको, हमको नहीं पता था वर्ड, इसलिए मेरा क्वेश्चन रॉन्ग गया। अभी तो जनरल वर्ड है ना, अब तुमको यही नहीं समझा तो फिर। हाँ बीसीआर में ध्यान दे,
इसके लिए बना है वो बीसीआर सब्जेक्ट, पहले नहीं था ये, पहले नहीं था सीपीटी के टाइम। हाँ हाँ, इंग्लिश पता होना चाहिए, बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना। अब क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मदर टंग में अलाउड नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं है, अभी जो इंग्लिश है तो करना पड़ेगा, अच्छा हो या नहीं हो। तुझे उसको पूछना है, तुमको पूछना है, तेरा ही क्वेश्चन है, ठीक है। खिड़की बंद क्यों की, खिड़की को खोल और उसको इधर से फेंक दे नीचे, ग्रिल से तो ग्रिल में अटका रहेगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर, फॉर्म का नहीं तेरा, तो तेरा कर दिया। पर सपोज कोई हिंदी दे रहा है तो उसको बीसीआर पढ़ना पड़ जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो पूरा शुद्ध हिंदी में टैक्सेशन भी फाइल करेगा, ऑडिट भी हिंदी में ही करेगा, अकाउंट्स में हिंदी मेंटेन करने को बोलेगा, पॉसिबल है नहीं, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। बुद्ध है तो बुद्ध, या तो बुद्ध है तो बुद्धू है, बुद्ध मतलब हिमालय में शिफ्ट हो जा, बुद्धू है तो फिर क्या करना। दोनों में छोटा सा फर्क है ना, बुद्ध और बुद्धू में। बुद्ध सब जानते हैं, बुद्धू कुछ नहीं जानता, दोनों एक्सट्रीम। ऊ का फर्क है, उल्लू का फर्क है, कैसे क्वेश्चन। चल समझा, चल नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। तो पार्टनर्स अथॉरिटी विल बी एक्सटेंडेड जब तक पूरा डिसोल्यूशन नहीं होता तब तक, मतलब वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक लास्ट स्टेप करनी बाकी है, सेटलमेंट वगैरह बहुत कुछ होता है ना, तो तब तक योर लाइबिलिटी विल बी एक्सटेंडेड, तब तक जब तक पूरा डिसोल्यूशन कंप्लीट ना हो। पढ़ो, आते हैं क्वेश्चन से, आजकल वो लोग पार्टनरशिप पे ज्यादा पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा नहीं तो फिर अटेम्प्ट नहीं होगा, 2-3 मार्क के लिए पूछते हैं। संडे को आई मे टेक बिगर सेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस। बिगर मतलब 5 घंटे का नहीं ले मेरे, 4 घंटे का भी नहीं लूंगा, बट स्लाइटली मोर देन 2.5 hours, तो 2.5 hours तक खींच सकता हूँ। वो देखता हूँ मैं, आई मे, वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, ज्यादा नहीं हो सकता पॉसिबली नहीं। तो मेरा भी प्लान ये है कि संडे तक कंपनीज एक्ट कंप्लीट करूँ, कंपनीज एक्ट मेन है ना, एलएलपी छोटा सा है, तो एलएलपी बचा तो भी दिवाली में, दिवाली के बाद अगर कोई टॉपिक बचे तो वो एलएलपी बचे जो एकदम हल्का है, एकदम हल्का है, मतलब एकदम 70% तो लेक्चर में ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पढ़ के 70% लेक्चर में ही हो जाएगा, 30% तुमको थोड़ा सा एफर्ट लेना है। दूसरी बात ये कि वो 1 या 1.5 लेक्चर की बात है, समझा ना, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन लेक्चर मैं तो रखूंगा, तुमको चाहिए नहीं चाहिए तो भी, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ती है, स्पेशली जो अभी
इमीडिएट जिनका अटेम्प्ट है उन लोग के लिए। क्या चल रहा है, पढ़ लिया क्या? पढ़ो पढ़ो, खत्म करो जल्दी। अगर किसी को भी नहीं चाहिए रिवीजन लेक्चर तो मैं नहीं रखूंगा, अदरवाइज ब्रशअप हो जाता है वो फटाफट। 1.5 लेक्चर है, 1.5 लेक्चर। और थोड़ा तो एलएलबी तुमको हो गया ना बीसीजी में। हाँ तो मतलब तुमको बैकग्राउंड तो क्लियर, एलएलबी के टाइम वो बीसीजी का एलएलबी पढ़ के आना, सो दैट टाइम कम लगे अपने को, वो सल्टा देंगे फिर। क्या हुआ इतना गौतम गंभीर चोपड़ा? ठीक है ना? हाँ अभी अटेम्प्ट नहीं है तो इतना गंभीर चोपड़ा, आई मीन शक्ल। इसका तो एवर स्माइलिंग फेस है, स्माइल नहीं करना चाहता तो भी स्माइल आ जाती है। डन। वापस बोल रहा हूँ, पार्टनर्स लाइबिलिटी, ऑल पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बी एक्सटेंडेड अंटिल द लास्ट स्टेप ऑफ बॉन्ड रेजोल्यूशन। तो तब तक लाइबिलिटी चलती रहेगी इवन द फाइनल रिजोल्यूशन पूरा का पूरा। समझे आप? बस देखो नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट से तुम जानते हो एक कैसे है, शॉर्ट में कर लेते तुम, फटाफट चलता देते। लॉसेस या डिफिशिएंसीज कैसे सेटल होगा? तो पहला तो प्रॉफिट में से सेटल होगा, प्रीवियस ईयर का वगैरह प्रॉफिट हो सकता है ना, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कैपिटल। हाउ सिंपल इट इज। ओके फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया, पॉइंट डी के फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया। पीसीपी प्रॉफिट यूजुअली होगा ही नहीं सफिशिएंट, तो कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट होगी, तुमको पता है कैपिटल कैसे किधर रखते हो, और फिर वो भी सफिशिएंट नहीं है तो वो लेके आओ क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक से कितना, 4 तक है दिवाली, वो ज्यादा हो गया रे, इतना तो थोड़ी छुट्टी देंगे। बोला है 1 से 5 क्लासेस बंद, मैं पूछता हूँ फिर। नहीं 2-3 दिन छुट्टी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा क्या करोगे 5 दिन? घर पे, हाँ घर पे रहोगे तो वैसे भी तुम मजे नहीं कर पाओगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे। लंबा पीरियड मिलता है ना, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को एग्जाम है, प्लान करे तो टाइम कम मिलता है ना। अब जो हेवी है उसमें से बस एक ही बचा कंपनी से, वो हम स्टार्ट कर लेंगे, संडे को कंप्लीट कर लेंगे। खाली एक क्वेश्चन छोड़ के कंपनी से, तो वो हम लोग एलएलबी के साथ मर्ज करेंगे, वो मैं
भाई पूरा कंपनी से संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। बीच में है रखा है नाइट, सैटरडे नहीं प्रोबेबली थर्सडे 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 और संडे, तो फिर वो 2 लेक्चर में क्या हुआ बाहर जाना है, जब तक प्रॉफिट। हाँ समझा क्या हो गया, समझ में आया, ये समझा क्या है, ये समझा। अब दूसरा पॉइंट देख, खुद ही समझो। डेट्स, पहला डेट्स इसका जाएगा, पहला डेट्स आउटसाइडर्स डेट्स, मतलब समझो समझो ना कि पहले किसका लोन सेटल होगा, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का लोन गया तो फिर पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन गया तो फिर कैपिटल रीपेमेंट, और कैपिटल रीपेमेंट के बाद भी पैसा बचे तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स, सब सिंपल, समझा ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कैसे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला क्या आउटसाइडर्स लोन, थर्ड पार्टी लोन बोलते हैं उसको, थर्ड पार्टी लोन, पहले लोन जाएगा, पहले लोन जाएगा, लोन में पहला लोन थर्ड पार्टी, फिर उसमें दूसरा पार्टनर्स अगर होगा तो, फिर सेकंड क्या जाएगा कैपिटल रीपेमेंट, और इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचे तो फिर वो क्या होगा सरप्लस, खत्म, यही है, बहुत सिंपल चीज है। थर्ड पार्टी पार्टनर, तो सी क्या दिया है, सी दिया है पेमेंट है, कैपिटल रीपेमेंट वही है ना, और क्या, 1 2 3, हाँ हाँ 1 2 3, लेकिन उधर 4 दिए ना मैंने, समझो ना, इसमें सब पॉइंट दे दिया, उन्होंने सब पॉइंट नहीं किए, इनकी बात है, मैंने लोन को एक कैटेगरी में डाल दिया है, उन्होंने अलग अलग दिए, पॉइंट्स तो उतने ही है। एक बात बोल रहा हूँ, नंबरिंग मैंने किया है, तुम नहीं करोगे, क्योंकि नंबरिंग उनका और उसका क्लैश हो गया ना, तो फिर वो शायद रॉन्ग देते, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से लिखेंगे ना, हम तो पहले, ऐसा भी हो सकता है कि तुम पहले कुछ अलग लिखो, तो बात ये है कि भाई ऐसे जाओ लॉजिकली, पर यहाँ पे तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ही सब कुछ है, पहले लोन जाएगा, लोन किसका जाएगा, पहले थर्ड पार्टी का, फिर तो लोन जाएगा किसका, पार्टनर्स का, फिर जो भी कैपिटल उन्होंने लगाया वो रिपे कर देंगे, और उसके बाद भी अगर बचे वो सरप्लस है, वो उसको प्रॉफिट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट तो बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट होता है, बिजनेस बंद हो रहा है तो सरप्लस होता है। देन एग्जांपल पढ़ लो प्लीज, अच्छे से पढ़ना, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ लो। एग्जांपल का सेकंड पैराग्राफ पहला तो समझा, इन द हाँ, the example provided that on resolution of surplus assets would be divided between the partners according to the respective interests, हाँ तो, and on the resolution of the firm deficiency of capital was found, then the assets would be divided between the partners in the proportion to their capital, capital के रेशो में डिवाइड होगा सब कुछ, इसने कम कैपिटल दिया था तो उसका रेशो कम होगा ना। अब तुम रेशो को मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुमने रेशो वाले सम्स किए, तो वही रेशो में डिवाइड करने का, अब तो कैलसी भी है, अभी थोड़ी झंझट है, तो कैलसी से तो रेशो इजी टू कैलकुलेट, उससे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा, अगर आया तो इसके चांसेस कम है, आ सकता है, कैपिटल रेशो इतना याद रखना। कैपिटल रेशो में डिवाइड थोड़ी होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या, जो भी एसेट्स है या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पीएसआर में डिवाइड होता है, डेफिशिएंसीज
लॉस नहीं, डेफिशिएंसीज, डिसोल्यूशन के टाइम वो कैपिटल रेशियो में। ये भी डिसोल्यूशन के टाइम बात चल रही है, ये डिसोल्यूशन के टाइम बात चल रही है। ये नॉर्मली, बट नॉर्मली ये होगा ही नहीं, इसको प्रॉफिट बोलेंगे नॉर्मली, प्रॉफिट है ही नहीं, तो पीएसआर का सवाल ही नहीं पैदा होता, बिजनेस बंद हो रहा है तो बचा कैपिटल रेशियो। मैं ये बोल रहा हूँ रेशो तो कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल है, ऑन द स्पॉट भी अरेंज हो सकता है, दो रेशो तो 4:3:1 और व्हाटएवर नहीं आता क्वेश्चन, बट क्योंकि केस स्टडी दिया है तो शायद पूछ ले, पूछ भी लेंगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ना, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। बोलो तो फर्म का डेट्स पहले क्लियर होगा और उसके बाद अगर सेपरेट डेट्स होंगे तो पढ़ लो लेकिन थोड़ा अलग है, सुनो। वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम फर्म एंड आल्सो सेपरेट डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर, तो पार्टनर का जो पैसा है, सॉरी फर्म का पैसा है, उससे पहले फर्म का लोन सेटल होगा, पढ़ लो समझ जाओगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली यार फर्म की प्रॉपर्टी का पैसा किधर यूज होगा, फर्म के डेट्स के लिए। एंड देयर इज एनी सरप्लस अगर बचे तो द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड, समझा। मतलब पार्टनर का कोई पर्सनल लोन है तो वो थोड़ी फर्म के प्रॉपर्टी से जाएगा, लेकिन फर्म का लोन चुका दिया, अब बचा पैसा तो उसमें पार्टनर का शेयर होगा कि नहीं, तो उसमें से उसका पर्सनल पेमेंट जा सकता है कि नहीं, बस समझा ना। तो पक्का दे दिया ना पैसा फर्म का, अब बचा, अब बचा वो सारा पैसा पार्टनर को नहीं दे देंगे, उसको बोलेंगे तेरा इसमें से जो भी शेयर है वो लेके जाओ, तेरा लोन चुका दे। सेकंड, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज, समझा ना। अगर उसका कोई पर्सनल डेट होगा इंडिविजुअली तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पहले उधर जाएगी फिर पार्टनरशिप में आएगा, ये समझा। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में फर्म का डेट है, पहले फर्म से जाएगा पैसा, फिर उसके बाद जो बचे तो उसमें तेरा कितना शेयर है, तेरा लाइबिलिटी ये कर लेते हैं। अच्छा तेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, अच्छा तेरा पर्सनल लोन है, तो तेरे पर्सनल प्रॉपर्टी में से पहला तेरा पर्सनल लोन जाएगा, फिर पैसा बचा तो वो फर्म में आएगा, क्योंकि फर्म का क्रेडिटर इंपॉर्टेंट है, वैसे तेरा पर्सनल क्रेडिटर भी तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो बिजनेस के लिए अगर लोन लिया है तो पहला बिजनेस का प्रॉपर्टी जाएगा ना, फिर बाद में इंडिविजुअल ओनर के। ऐसे नहीं होगा ना कि सीधा जेठालाल के घर पे आए और बोले कि मैं पैसा चाहिए, पहले बिजनेस से पैसा रिकवर करो, बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो घर पे आ जाओ, समझा ना। चल खत्म हो गया ना, और कुछ है नहीं, खत्म। एडमिशन, एक्सपल्शन, रिटायरमेंट, डेथ वो तो करने पड़ेंगे। एक सेकेंड, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट 44, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बाकी तुम्हारी मर्जी। 40, 41, 42, 43 हो सकता है तो करो, कंफ्यूजन हो रहा है तो मत करो। रजिस्ट्रेशन मत, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 69। ये एक्चुअली एक साल बाद आया था, मतलब 1933 में ये सेक्शन आया था, 1932 वाला एक्ट है, लेकिन ये सेक्शन एक साल के बाद आया। एनीवेज वो सब छोड़ो, सेक्शन 66, 69 इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूँ, यूनिट 3 में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट, 69, 41 to 44 कर लो, 44 इज इंपॉर्टेंट, रिजोल्यूशन बाय कोर्ट, बस रहे। यूनिट 2 में देखते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट देते रहे 31, 32, 33, 31 एडमिशन था, 32 रिटायरमेंट था, 33 एक्सपल्शन था, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 डेथ, तो उतना कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं है ना, इसके ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस आधा 1% तो हो सकता है कि अकाउंट्स में भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि अगर अकाउंट्स में तुमको एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह है टॉपिक्स, अगर
तो उधर भी तो थियरी आ सकती है। यू कैन नॉट टोटली इग्नोर दिस फैक्ट कि भाई अकाउंट्स में थियरी नहीं आती, आती है ना, सर ने बोला होगा ना, इन डेप्थ नहीं आती, ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे शायद, लेकिन यू कैन नॉट टोटली इग्नोर कि भाई खाली सम्स करेंगे, थियरी को हाथ नहीं लगाएंगे, थियरी तो कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा कोई सीए का अटेम्प्ट अकाउंट्स का भी ज्यादा नहीं डेट में गया था, फिर भी जिधर पूरा प्रैक्टिकल पूछा है, मैंने सारे पेपर चेक नहीं किए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा थियरी पूछ ही लेते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे। पार्टनरशिप खत्म। अब एलएलबी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, कंपनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो संडे तक कंप्लीट हो जाएगा। हमको नहीं पता कि दिवाली का छुट्टी वगैरह, मेरे को क्लैरिटी नहीं, तो मुझे संडे तक भाई कंपनी से खत्म करवाने दो। में वो आता ही है फोन, तो क्या फायदा डी इंडिकेटर, उसमें सेटिंग होता है ना कुछ। एमआई है ना, नहीं वीवो है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी मेरे को संडे तक कंप्लीट करना है, क्योंकि मंडे से अगर दिवाली है तो। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शन से तुमको है नहीं अभी सिलेबस में, 470 सेक्शन तुमको फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 में डिवाइड होता है। 60 मार्क का इंटर में आता है कंपनी से, लेकिन 60 मार्क्स में ये सारी चीजें है, हाँ प्लस, मतलब ऐसा नहीं कि ये इग्नोर करो इसके बाद से चालू होगा, ये सब तो है ही, प्लस मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छे से करना है कंपनी से। तो सर ये पहले ले लेते, नहीं इसमें मगजमारी कम है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मगजमारी ज्यादा है, इसमें मगजमारी कम है, ये सिंपल हो जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट सोफा को बाजू में रखो, बाकी जो टॉपिक्स है उसमें सबसे डिफिकल्ट या सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी एक्ट, और 5 चैप्टर का वेटेज पकड़े तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद सोगा और कंपनीज का वेटेज ऑलमोस्ट सेम समझो, भले यूनिट एक ही है तो भी। तो पूछ सकते हैं, कंपनी से पूछ सकते हैं, बिल्कुल है ना सिलेबस में, सिलेबस में है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, समझा। इंटर पहले से सीपीटी था तभी से इंटर आ गया, तो एक अटेम्प्ट ऐसा था कि सीपीटी और उसके बाद इंटर, तो सीपीटी में कंपनी एक्ट नहीं था, तो पूरा देना पड़ेगा ना इंटर में, वही मॉड्यूल कंटिन्यू है समझो। मतलब एज इफ के तुमने फाउंडेशन में पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तुमको इंटर में कंपनी एक्ट भी है। अभी क्या क्वेश्चन मार्क, मुझे दिखता मुझे जैसे क्या बता रहे हैं, एज इफ तुमने फाउंडेशन में पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा इंटर में कंपनी एक्ट तुमको है, तो फाउंडेशन में अच्छे से कर लो, इंटर में तो काम आएगा, फाउंडेशन में भी काम आएगा। तो डोंट आस्क मी कौन से सेक्शन करने, इसमें से सारे सेक्शन करने, मतलब मैं बोलूं भी ना कि कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं बोलूं भी तो भी कंपनीज एक्ट के, आई रिपीट कंपनीज एक्ट के, उसमें और कोई दूसरे एक्ट के सेक्शंस होंगे तो उनको करने की जरूरत नहीं है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, इंटर में छोड़ देना थोड़े से। अभी होंगे यार कुछ 12-13 सेक्शन होंगे, वो सारे करने पड़ेंगे। तो फाउंडेशन में है ही नहीं, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कंपनी जाए बहुत लंबा है, इतना कि भाई तुमको फाइनल तक खींच के दिया है कंपनी जाए, खाली सीएस वालों को इंटर में पूरा, एग्जीक्यूटिव में पूरा कंपनी जाए आता है, तुमको है ही नहीं, और उनको सेपरेट सब्जेक्ट रखा है खाली कंपनी लो, कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कंपनी जाए पूरा सब्जेक्ट, और वो भी इतना ज्यादा मॉड्यूल है, तुमको भी कंपनी जाए खाली 60 मार्क्स का है इंटर में,
वो भी खाली 1 से लेके 148 सेक्शंस, खाली इतना सा। टोटल कितने हैं? 470। बोल सकते हैं कि 45% या 50% का एक्ट है, कंपनीज एक्ट दिया है, उसके लिए 60 मार्क्स रखे हैं। और ऊपर के जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है वो तुमको सीए फाइनल में करवा देंगे। समझ में आया? इतना कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी था ताकि तुम सीरियसली लो। एलएलपी खत्म करने का, पार्टनरशिप खत्म करने का, सल्टाने का, ये सल्टाने का नहीं है। वर्ड टू वर्ड नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिटवीन द लाइंस पढ़ के समझना है। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो यहाँ पे चलना चाहिए, ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पे चलना चाहिए, और कहीं चले या ना चले। कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेबिलिटी मतलब एक्ट किसको अप्लाई होगा, पहले समझो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, एप्लीकेबिलिटी किसको एक्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ और एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस मतलब 2013 के पहले वाला, तो मतलब वो 1956 हो सकता है, उसके भी पहले वाला हो सकता है। दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा बैंकिंग कंपनी, वो छोड़ो अंदर का ब्रैकेट वाला पार्ट। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, स्टैट। एंड सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो उसको सिंपल वर्ड्स में करो ना। कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेबिलिटी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर करंट और प्रीवियस कंपनी लॉ। ये समझा क्या? वहां पे अलग दिया है, वो सब छोड़ो, ये लॉ भी और इसके पहले वाला लॉ भी कोई होगा तो। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, सीजी नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स। खत्म। तो ब्रैकेट में क्या दिया है? तो बात सिंपल है, बैंकिंग कंपनीज को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होगा। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस या आईआरडीए के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। आईआरडीए मतलब इसकी बॉडी होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके रूल्स अप्लाई होंगे प्लस कंपनीज एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी एक बॉडी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, वो अप्लाई होगा प्लस कंपनीज एक्ट। और इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी स्पेसिफाई कर देगा, ये याद रखो, इनको एक्ट अप्लाई होता है शॉर्ट में। कंपनी, फिर फीचर्स, हाँ मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सीजी ने नोटिफाई किया। सीजी मतलब नोटिफाई, मतलब बता दिया कि भाई तुम भी अच्छे कंपनी हो, तुमको भी कंपनी से अप्लाई होगा। सीजी बता देगी, अपने को सोचना नहीं है, अपने को कवर करना पड़ेगा क्योंकि दिया है। तो पूछ सकते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी से, मेक इट सिंपल। अच्छा, इनको रिस्पेक्टिव एक्ट अप्लाई होंगे, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, आईआरडीए का एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये सब अप्लाई होगा प्लस कंपनी।
हाँ लिखो, नहीं लिखो चलेगा। हाँ अरे वो रह गया ना, सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टैट्यूटरी कंपनीज मतलब इनको स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है। आईसीएआई, एसबीआई, एलआईसी और बहुत सारे बॉडीज जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। एलआईसी सर इसमें आता है नहीं, सिर्फ इसमें नहीं, वो तो इधर आता है क्योंकि वो स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो यहाँ पे आती है। आरबीआई वो तो इधर आती है, नहीं आरबीआई इधर आती है क्योंकि वो आरबीआई एक्ट के अंडर बनी है। एसबीआई इधर आती है क्योंकि वो एसबीआई एक्ट के अंडर बनी है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सब इधर आएंगे। सर ऐसा कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं वो कुछ नहीं पूछेंगे, जो तू पूछने वाला है वो कुछ नहीं पूछेंगे। इतना ही पूछेंगे। तुम जो है वो नहीं करते, वो उधर किधर से ऐसा। ये क्लियर है। इसमें ट्रिकी पूछते हैं बिल्कुल, लेकिन ये उतना ऐसा नहीं जाता जेनरिक, क्योंकि स्पेसिफिक एक्ट है ना, कंपनी से ही अप्लाई होता है। और क्लियर है, लैंग्वेज भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिकल्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉजिकल जरूर था, उसका फायदा ये था कि वो लॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं है ज्यादा। हालांकि फाउंडेशन में थोड़ा लॉजिक है, इंटर में थोड़ा प्रोसीजर वाइज है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है तो है। अब 5 करोड़ क्यों, इसका कोई क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं भाई, 5 करोड़ है याद रखो, समझा ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 करोड़ है मिनिमम पेड शेयर कैपिटल चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, उसमें क्या लॉजिक। ऐसे कुछ प्रोसीजर है जो इंटर में आएंगे और याद रखने पड़ेंगे, कुछ तो फाउंडेशन में भी है। चल, कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन पहले रख लो। सेक्शन 2 क्रॉस 20, सेक्शन 2 क्रॉस 20 देख लो डेफिनेशन। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मुझे नहीं पता कहाँ पे है, ढूंढ लो, ऐड कर लो। सेक्शन 2 क्रॉस 20, सेक्शन विद क्लॉज चाहिए, सिर्फ सेक्शन नहीं चाहिए, समझा ना। ये कंपनीज एक्ट, इसको स्ट्रिक्टली करना है सेक्शंस को। पेपर में सेक्शन लेस पेपर आए ना, मतलब तुम्हारे पूरे पेपर में तुमने एक दो भी सेक्शंस नहीं लिखे, तो समझो कि फेल नहीं होंगे, मार्क्स कम हो जाएंगे, समझो कि पेपर ठीक नहीं गया, भले तुमने सब लिखा है तो भी। सेक्शन लेस बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं। पूरे 60 मार्क का पेपर है और तुम एक भी सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन किधर ना किधर सेक्शंस आने चाहिए। रैंकर के भी पेपर में सारे सेक्शंस नहीं होते, तो तुमको रैंक भी लाना है तो सारे सेक्शंस नहीं करने, मोटर उतना करो, उससे ज्यादा कोई 4-5 कर सकते हो, लेकिन मैं जितने बोल रहा हूँ वो पहले करो, फिर जान बचे तो बाकी करना। मतलब अगर तेरे को पूछना है कि सर ये हो गए और बताओ कौन सी सेक्शन कर सकते हो और इम्पोर्टेंट, तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उतने करो फिर जान बचे तो। और वो अभी नहीं पता चलेगा, पहले ये पूरा खत्म होने दो। ओवर कॉन्फिडेंस बोलते नहीं सर इतने ये मेरे हो जाएंगे, अरे पागल एक चक्कर नहीं है ना। बीसीआर में कुछ ज्यादा दिमाग को जोड़ नहीं है ना, मतलब मेमोराइज ज्यादा करना नहीं है ना कुछ भी। हाँ तो मेमोरी वाला पार्ट नहीं है तो लोड कम है। मगजमारी क्या है ना, इंटर में मेमोराइज करने वाला पार्ट बहुत सारा है, बहुत सारा है। टैक्स नाम का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें भी सेक्शन है, समझा क्या। तो ये दूर की क्यों बात कर रहे हो सर, क्योंकि तुम इंटर देने वाले हो, तुमने प्रॉमिस किया है। दूसरी बात ये है कि ये सेक्शंस इंटर में रिपीट होने वाले हैं, तो ये सेक्शंस अभी ऐसे करने की कि ये सेक्शंस को इंटर में हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लिया बस रिवाइज हो गया। अभी अच्छे से नहीं करोगे तो इंटर में स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और इंटर में तो भाई जितना वर्कलोड कम कर सको उतना अच्छा है। इतना भयानक सिलेबस है, मैं बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, है रियलिटी है, पूछ लो।
कोई दे रहा है इंटर वगैरह तो उसको पूछ लो क्या हो चुका है, तो बता देगा कि सिलेबस इज लाइक हेल। अब मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी बनाया और मैंने थोड़ी बोला था तुमको देने के लिए सी। मैंने बोला था क्या बुक तो अभी पर्सनल नहीं है वो पर्सनल कुछ इस बार फालतू क्वेश्चन पूछो ठीक है लेकिन पर्सनल अरे भाई नहीं अकाउंट समझा। हाँ तो कल को उठ के पूछेगा सर आपने हाँ शादी क्यों की, ये उससे भी ज्यादा पर्सनल है। वही मैं बोल रहा हूँ ये उससे भी ज्यादा पर्सनल। शादी क्यों की इसका मैं रीजन बता सकता हूँ, ये क्यों नहीं किया इसका रीजन क्यों बताऊँ। जोक्स अपार्ट, अकाउंट्स नहीं पसंद इसलिए नहीं किया, सिंपल। वैसे तुमको अकाउंट जमता है इसलिए तुमने सीए किया, आई अज्यूम कि तुमको अकाउंट जमता है, आई से आई अज्यूम। अब तुमको अकाउंट्स नहीं जमता तो कुछ गड़बड़ है। हाँ तो फिर बात कर। अब देखो पर्सनली ले रहा है तेरे को, मेरा भी उसके साथ। ये ऐसा क्यों लगता है मुझे मेरे पे कमेंट पास करके, ठीक है ये हर 2 मैच में एक कोई निकलते हैं इसमें, मतलब मेरे पे कमेंट फर्स्ट करते सर मेरे को लगता है नहीं नहीं वेट ठीक है क्या सुना नहीं मैं, हाँ कभी कभी हाँ। मैं बाहर जाऊं तो जो भी करे मुझे क्या है, कंपनी मीनिंग है, फीचर्स कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है, मतलब ऐसा कंपनी जो 2013 में रजिस्टर हुआ है या उसके पहले रजिस्टर हुआ है तो भी वो क्या है कंपनी, तो इससे तो मीनिंग क्लियर नहीं होता ना, इससे थोड़ी पता चलता है कंपनी मीन्स कंपनी, वाह क्या जबरदस्त मीनिंग है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इससे क्या पता चलेगा मीनिंग, तो मीनिंग आ गया, फीचर्स ये तो क्या है डेफिनेशन है, तो ये तो बात करनी ही पड़ेगी, प्लस मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है देख, वो सिर्फ फीचर्स में खत्म होगा, पहला क्या दिया है, ये कुछ पॉइंट्स पहले हो चुके हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी पता है ना, मतलब कंपनी अलग मेंबर्स अलग, तो उधर राम कहानी और फिर बाद में वो क्या है वो मथुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्या जरूरी है नहीं, एक ऊपर का तो करना ही नहीं है, उसका मतलब ये कि भाई कंपनी अपने नाम पे एसेट्स ले सकती है, कंपनी जो भी प्रॉपर्टी होगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी के नाम पे होंगे, और आगे जो दिया है वो फैक्ट्स ऑफ द केस वो भी पढ़ लो, केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, केस लॉ आगे बहुत सारी है वो कर लेंगे। और he has no legal, क्या क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ सर और he has no legal or equitable interest, तो मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है सर, क्या नियरली ऑल शेयर्स तो ही, अरे भाई लेकिन कंपनी अलग है वो अलग है ना, पढ़ अच्छे से, टिम्बर किसका है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगी, वो करेगा क्या, नहीं कंपनी अलग है मेंबर अलग है, कहना क्या चाहते हो, नहीं चाहता हूँ कंपनी अलग है मेंबर अलग है, तो फिर ऐसा क्यों दिया है? मैंने बनाया
मॉड्यूल जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया। मैं बोल रहा हूँ ना कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सो वट एवर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड इन द नेम ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के नाम पे ही रहेंगे, मेंबर्स के नाम पे। तो अगर मुझे मेरी जमीन रिलायंस को बेचनी है तो प्रैक्टिकली मैं डील मुकेश के साथ ही करूंगा। नेगोशिएशन करने कंपनी थोड़ी चल के आएगी, मुकेश आएगा, वो वाला नहीं। अंबू, तो मुकेश अंबू आएगा, उसके साथ नेगोशिएशन होंगे, लेकिन पेपर पे किसका होगा? रिलायंस। तो रिलायंस को बेचूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मैं मेरी जमीन बेचूंगा रे। सपोज 450 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बड़ा सोचते हैं ना, ठीक ठाक बड़ा। रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क 2 के लिए उनको जमीन चाहिए, उधर टावर लगाएंगे और कुछ लगाएंगे, और तो दे दिया मैंने 450 करोड़ में, अपना यार है इसलिए सस्ते में दे दिया, समझा? तो दे दिया। हाँ, क्योंकि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, तो जो भी पैसा है वो कौन देगा कंसिडरेशन? रिलायंस देगी, मुकेश किधर देगा? समझा? और इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, आगे थोड़ा स्किप करो और आगे जाओ कॉर्पोरेट विल थियरी पे, वो बीच के कॉन्सेप्ट बाद में करते। देखा कॉर्पोरेट विल थियरी? मतलब ये है कि अगर पैसा नहीं दे तो मैं मुकेश को पकड़ूंगा या रिलायंस को पकड़ूंगा? तो मैं मुकेश को पकड़ने जाऊंगा, मैं मुकेश को पकड़ने जाऊंगा तो मुकेश बीच में पर्दा डाल देगा रिलायंस का, उसको विल बोलेंगे, कॉर्पोरेट विल, VEIL। VEIL का मतलब कर्टन, बर्तन नहीं कर्टन, हाँ कर्टन है। ये देख इधर निकाला भी, अच्छा कितना जबरदस्त ड्राइंग है, कुछ नहीं समझता लेकिन कुछ है, इधर नहीं है। हाँ तो वो पेंटिंग की, हाँ शौक था तभी पूरा कर लिया, बाद में बोल दिया नहीं भाई यही ठीक है। ये एक्चुअली कुछ है छोड़ रहे हैं, पेंटिंग समझता ही नहीं है वो, उससे अच्छा ये मजनू का पेंटिंग था वेलकम वाले, कुछ अजीब ही दिया है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मुकेश इधर खड़ा हूँ, नहीं हम मुकेश खड़ा है सपोज, तो आ गया रिलायंस के अगेंस्ट सूट फाइल करने, या ये मुकेश है सपोज, हाँ ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा साइड में मुकेश का आंसू कर सकते हैं। और मुझे अगर एक्शन लेने जाने तो मैं इसको पकड़ने जाऊंगा कि भाई बात तो तेरे से हुई थी, तो तू बोलेगा कि मैं तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो तुमको जो भी एक्शन लेनी है वो तो बीच में कर्टन डाल देगा। दिस इज नथिंग बट कॉर्पोरेट विल थियरी, सेम कंपनी अलग, मेंबर, समझा? पक्का? तो एक काम करते स्विच हो जाते हैं कॉर्पोरेट विल पे, बिकॉज जो रिलेवेंट है वो मैं एक साथ करूंगा। मॉड्यूल में क्या सीक्वेंस है ये मुझे मत पूछना, कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है कॉर्पोरेट विल थियरी का, वो करके आज का लेक्चर खत्म कर देते। कॉर्पोरेट विल, ये बाप रे कितना लंबा दिया, इतना सब लंबा नहीं करने का, मेक इट सिंपल। सलोमन का केस हुआ था इसके पहले डिस्कस, इसने नहीं बोला मतलब नहीं हुआ होगा, नहीं मुझे लगा BCK में अगर मैंने डिस्कस किया होगा तो नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, और है ना सेपरेट लीगल एंटिटी का भी पॉइंट अटेंड करोगे ना तो उसमें भी वही केस लिखनी है, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, दोनों जगह पे लिखनी है। सेपरेट लीगल एंटिटी में मथुरा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सलोमन का ही चाहिए। आ गई ना, केस तो आ गई, सलोमन वर्सेस सलोमन दोनों जगह पे चाहिए, कॉर्पोरेट विल में भी चाहिए और सेपरेट लीगल एंटिटी भी चाहिए, वो मथुरा नहीं चाहिए, हो गया बाद में मथुरा काम की चीज है, सलोमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो लोगों ने मिस किया उनको लगना चाहिए कि मिस हुआ है, मैं केस आज ही डिस्कस करूंगा, उनकी गलती है जो लोग नहीं है, कुछ 3-4 लोग नहीं है, व्हाटएवर, तो बाद में कैसे कैसे कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा ड्रामेटिकली समझा रहा हूँ, ड्रामेटिकली मतलब कुछ, हाँ थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक उसको करके, फिर भी सीरियसली सुनना क्योंकि बहुत हिडन कॉन्सेप्ट है उस ड्रामा में, या उसमें जो डिक्टेट करने वाला, नरेट करने वाला स्टोरी उसमें। सपोज मैं सॉलोमन हूँ, मेरा एक बिजनेस है सोल ट्रेडिंग का,
बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन सोल ट्रेडिंग के अपने डिमेरिट्स है कि लार्ज स्केल पे नहीं, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपांड करना है बिजनेस, तो मैं सोल ट्रेडर की तरह नहीं एक्सपांड कर सकता। सोल ट्रेडिंग इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस। तो इफ आई वांट टू रियली एक्सपांड, तो उसको सल्टा देने का यार, मतलब जो भी है वो बाद में कॉल करो वगैरह, बार बार करेगा तो उसका भी तो कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। नहीं जाने दो, छोड़ो। मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक्सपांड कर रहा हूँ बिजनेस, और मुझे किसी ने बताया कि भाई कंपनी जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक आप बिजनेस एक्सपांड नहीं कर सकते। पार्टनरशिप भी होता है थोड़ा एक्सपांड, और उसको लिमिट है। मुझे अभी तो लिमिटलेस चाहिए। हाँ, वैसा ही कुछ। तो अभी मुझे पता चला कि कंपनी फॉर्म की है, तो मैंने डिटेल में रिसर्च करके अभी कंपनी स्टार्ट की। अब उस वक्त के लॉ के हिसाब से पुराना केस है 1886 88 का, वहां पे 1890 दिया, वो छोड़ो, वो अपील वाला है। कम से कम है, मतलब 100 साल के तो ऊपर ही है। 120 साल 125 साल पुराना केस है। समझ में आ रहा है? तो मैंने कंपनी फॉर्म की। अब कंपनी फॉर्म करने के लिए 6-7 मेंबर चाहिए, वो तो मैंने घर से ही अरेंज करवा लिए। मैं, वाइफ, 3 बेटे, 2 बेटियां। सैलोमन, मैं नहीं। समझा? अब वो छोड़ो ना, अभी कुछ लोग तो जा, एक जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो तो पता नहीं 3 नहीं 2 बेटे थे, अपने को क्या कर रहे क्या? भाड़ में क्या, कितने बेटे थे कितने बेटियां थी? 7 लोग थे। वो भी पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस वक्त यूके का प्रोविजन था। सारे फैमिली मेंबर्स ने कंपनी स्टार्ट की। इन शॉर्ट देखा जाए तो एक तरीके से वो एचयूएफ जैसा ही हुआ, क्योंकि डिसीजन तो मैं ही लूंगा। सारे लोगों को बस ऐसे ही बता बिठा दिया, छोटा बहुत मदद करेंगे, वो तो को पार्टनर्स भी तो करते हैं। तो कुछ वैसा ही समझो। तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब आई मीन बिजनेस कंपनी फॉर्म कर दी। अब मैं खुद एमडी बन गया, क्योंकि मेरी बैटिंग तो मेरी कंपनी है। मैंने फॉर्म किया, एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने ही फॉर्म किया है। उसमें ऑन पेपर बाकी सब लोग हो, फिर भी तो एमडी तो मैं ही बनूंगा। मेरे बेटे को डायरेक्टर बना दिया। अब मेरे बेटे को डायरेक्टर बना दिया मैंने, तो मेरी वाइफ बुरा मान जाएगी, तो उसको भी डायरेक्टर बना दिया। एक दो लड़कियां छोटी, उनको बोल दिया चुप तुम नहीं बैठोगे। तो बाकी सब लोग डायरेक्टर बन गए, 2 3 4 लोग डायरेक्टर बन गए। तो ये कंपनी फॉर्म हो गई। अब जस्ट इमेजिन सीन के मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ, और सब लोग बैठे हैं, और हम लोग खुश रहे। तो मेरा बेटा मुझे क्वेश्चन पूछता है कि बापू, कंपनी तो फॉर्म कर ली है, ये तो बोला ही नहीं कि कंपनी करेगी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ बोर्ड मीटिंग। इधर क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कार्लसबर्ग वाले स्विमिंग पूल में ऐड लेते हैं, वे बोर्ड मीटिंग ले सकते हैं, तो हम तो ले ही सकते। नहीं समझा? ध्यान ही नहीं था कमर्शियल्स पे। थी एक कमर्शियल, कार्लसबर्ग के एड में दिखाया था कि अगर हम बोर्ड मीटिंग्स लेते तो दुनिया की सबसे अच्छी बोर्ड मीटिंग्स होती, और 2 3 लोग स्विमिंग पूल में बैठे हैं और बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। If all directors are present at one place and if they do not have any problem, then law को क्या प्रॉब्लम होगी? सारे डायरेक्टर्स एक जगह पे प्रेजेंट तो है ना। प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी में थोड़ा ज्यादा प्रोसीजर होता है। प्राइवेट कंपनी में 4 5 लोग एक जगह पे बैठे हैं, बोर्ड मीटिंग लेनी है ले लो। अभी करेंगे बोर्ड मीटिंग इधर, हाँ इधर सारे डायरेक्टर्स तो है ना। तो ऐसा रूल बोला है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग डाइनिंग टेबल पे नहीं हो सकती, इधर भी ले सकते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे ले लो। लेकिन एक बात क्लियर कर लेता हूँ मैं, ध्यान सुनना। एक बात मैं क्लियर कर लेता हूँ, वंस आई बिगिन द बोर्ड मीटिंग, मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एमडी। मतलब वही ना, खींच के मारूंगा। आदमी बायोलॉजिकली सेम, कैपेसिटी चेंजेस। समझ में आया? लॉकडाउन में कोई, मेरे पापा मुझे मूवी बता रहे थे, दिखा रहे थे उनके जमाने की। शक्ति है कैसे, छोड़ो नाम छोड़ो। अमिताभ बच्चन भाग रहे हैं, यंग यंग अमिताभ बच्चन, और उसके पीछे दिलीप कुमार, जो अभी रिसेंटली डेथ हुई ना उनकी, एट द एज ऑफ 98। दिलीप कुमार भाग रहे, पुलिस ऑफिसर, और वो गुंडा वगैरह सब कुछ दिखा है, तो उसको पकड़ लेते।
यू आर अंडर अरेस्ट, वो एक डायलॉग इंग्लिश में होता है, हर पिक्चर में होता है, बाकी पूरा मूवी हिंदी, मेरे मुवक्किल वगैरह ऐसा हिंदी, लेकिन ये यू आर अंडर अरेस्ट, ये इतना इंग्लिश आता है। आता तो फिर वो बोलता है कि बापू मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ वगैरह। तो इस वक्त दिलीप कुमार बोलता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने, उर्दू स्टाइल, मैं तुम्हारे सामने एक बाप के हैसियत से नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के हैसियत से खड़ा हूं, क्या फर्क पड़ता है? तो वही है ना, कल बोलेगा पैंट पहन के नहीं बॉक्सर पहन के पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंडिविजुअली नहीं फर्क पड़ता, लॉ को फर्क। कुछ समझ में आ रहा है? सेम इंडिविजुअल में डिफरेंट कैपेसिटी। तो उस वक्त वो पुलिस ऑफिसर है, तो वो अरेस्ट करेगा तो एज अ फादर नहीं करेगा, एज अ पुलिस। वो घर पे बात करते हैं उसकी, यहाँ पे हम चोर पुलिस खेल रहे हैं ना। तो यहाँ पे वो ये रूल अप्लाई करेंगे, बाद में कोई दूसरा रूल वो देखेंगे। समझ में आया? अभी बोर्ड मीटिंग चल रही है ना, तो अब मैं एमडी और तुम डायरेक्टर्स, अब सुनना कि कंपनी क्या करेगी। अब जो हमारी कंपनी है, कंपनी सलोमन एंड सलोमन कंपनी, वो एक कोई सलोमन नाम का बंदा है, उससे उसका बिजनेस टेक ओवर करेगी। समझा? ये ओवरहेड गया, समझा ना? एक कोई सलोमन नाम का बंदा है, मतलब बापू आप खींच के मारूंगा, मैं कौन हूँ? बापू हूँ क्या? नहीं। सोल ट्रेडर हूँ क्या? नहीं। अभी मैं कौन हूँ? मैं खरीदने वाला हूँ क्या? नहीं, कंपनी खरीद रही है। मैंने क्या बोला? कंपनी क्या करेगी? तो वो सलोमन नाम का एक बंदा, वो तो ऐसे ही है, हाथ को सीरियसली मत लो, उससे उसका बिजनेस टेक ओवर करेगी। और तुम छोटे लोगों से बात नहीं हो पाएगी उससे, बड़ा जीनियस बंदा है, मैं खुद बात करूंगा। हाँ कर लो मिरर के सामने। हाँ तो मिरर के सामने करूंगा, कोई प्रॉब्लम? समझा कुछ? मिरर के सामने होगा ना डिस्कशन, अगर किया तो। मिरर के सामने क्या? ओहो बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, हाँ हाँ बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, क्या दिल से तारीफ करूंगा मैं, और वो भी दोनों एक दूसरे की तब एकदम दिल से, इतनी भगवान की नहीं करता मैं, उतनी दिल से मैं तारीफ करूंगा। सीधी सीधी सी बात है। वो भी खुश, मैं भी खुश, इतना भला आदमी आया मेरे द्वार, और इतने भले आदमी के पास मैं गया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सलोमन एंड कंपनी। तो हम आपका बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हैं। हम मतलब मैं नहीं, मैं तुच्छ प्राणी, आप किधर मैं किधर, आपकी आपका बिजनेस हमारी कंपनी परचेज करेगी। समझ में आया? हाँ बहुत सुना तुम्हारे कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है बेचता हूँ, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, कुछ बदले में कंसिडरेशन चाहिए। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? फ्री में थोड़ी देंगे आपको, आपका कंसिडरेशन मिलेगा, मिलेगा नहीं अभी चाहिए। अब आप अपने होना, तो अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? नहीं नहीं ऐसा सब नहीं, उधार का नहीं, दुनियादारी में नहीं करता। आज अभी दो, आज नगद कल उधार। नहीं नहीं एक सुनो ना, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। एक काम करते, कंपनी जब फॉर्म करेंगे ना, मतलब कर चुके, सॉरी कंपनी फॉर्म कर चुके, कंपनी की तरफ से आपको डिबेंचर इशू कर देंगे। डिबेंचर समझते हो? ये इस बात का प्रूफ होगा कि आपने सपोज कितना कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, सपोज 50 लाख डिसाइड हो गया, सपोज उधर है ना, अलग अमाउंट है वो छोड़ो, अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, 50 लाख रुपया कंसिडरेशन डिसाइड हो गया, तो कंपनी आपको 50 लाख के डिबेंचर इशू करेगी। डिबेंचर इशू करेंगे मतलब ये उधार रहा कंपनी के ऊपर। डिबेंचर इज नथिंग बट अ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, कि कंपनी ने आपसे क्या लिया, 50 लाख का उधारी लिया, इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा, प्लस एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पूरा अमाउंट रिपे कर देंगे। वो तो तुमको पता है डिबेंचर क्या होता है, बराबर ना? नहीं नहीं वो भी तुम डूब गए तो किसी का भी पैसा डूब जाए, आपका पैसा डूबने नहीं दोगे। आप हमारे अपने हो, कसम खास हो, आपके जितना खास तो कोई नहीं, मेरी फैमिली भी नहीं है मेरे लिए, इतने आप खास हो समझो। थैंक यू। आपको सिक्योर डिबेंचर इशू करवाएंगे। व्हाट इज सिक्योर? यू विल हैव अ चार्ज ओवर कंपनीज एसेट्स। सुनना, यू विल हैव अ, ये दो चार कॉन्सेप्ट में लगे हाथ,
पढ़वा रहा हूँ। सिक्योर डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर विल हैव अ चार्ज ओवर कंपनी असेट्स, मतलब वो असेट्स बेचे नहीं जाएंगे तब तक जब तक आपका लोन रिपे नहीं होता। और अगर ऐसा हो कि कंपनी बंद हो रही है तो असेट्स बिकेंगे, लेकिन बिकने के बाद पहला पैसा इन शॉर्ट आपका पेमेंट हो जाएगा, सिक्योर है। ये चले, ब्याज भी मिल रहा है और आदमी पे भरोसा है अब नहीं है। इट्स लाइक दो जिसमें एक जान, इन रियल सेंस, रोमांटिक नहीं। वो तो बकवास होता है रोमांटिक, ये इन रियल सेंस दो जिसमें एक जान, दो कैपेसिटी से एक आदमी। समझा? बात हो गई, डिबेंचर इशू हो गए। अब कंपनी कंटिन्यू करेगी बिजनेस। अब कंटिन्यू करने के लिए तो नहीं ना स्टार्ट की थी कंपनी, एक्सपांड करने के लिए की थी। तो एक्सपांशन के लिए क्या चाहिए? मनी अट्रैक्ट्स मनी। पहले ज्यादा पैसा कमाना तो ज्यादा पैसा लगाना तो पड़ेगा, अरशद मेहता। करोड़ों चाहते हो तो पहले लाखों इन्वेस्ट तो करने पड़ेंगे, हजारों डाल के करोड़ों नहीं मिल सकते, टाइम ज्यादा जाएगा। तो कुछ शेयर इशू किए कंपनी ने, शेयर तो तुमको पता है। कुछ लोन लिया, लेकिन अभी वो लोन लिया वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से लिया है। किससे लिए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। शेयर्स तो भाई मैंने भी खरीदे, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी खरीदे, और मेरे बाकी रिलेटिव्स दोस्त लोगों ने भी खरीदी। अब वो तो कंपनी के साथ उनका ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे साथ बुद्धि में जा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी एक्सपांड कर रहे हैं, अभी कैपिटल अरेंज हो गया। अब कैपिटल अरेंज होने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया थोड़े लार्ज स्केल पे। अब ये रिकॉर्ड हिस्ट्री में ऐसा बताते कि भाई वो उस वक्त मार्केट में मंदी आ गई और बहुत सारे बिजनेस डाउन हो गए, तो अपनी कंपनी भी खत्म हो गई, डेट ज्यादा है। समझा ना? बिजनेस बंद हो रहा है। अब बिजनेस बंद हो रहा है तो दरवाजे पे कौन आएंगे? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर में पहला कौन क्रेडिटर आएगा? मतलब मैं ही आऊंगा, तो मैं लाइन में खड़ा रह गया, और पीछे कौन आ गया? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो उनको तो बुरा लगेगा, हाँ अरे तुम इधर, हम तुमको ही मारने आए थे, कंपनी बंद करवा दिए। अच्छा चलो ठीक है, हमको हमारा पैसा दे दो। हाँ रुको ना, मुझे मिल जाएगा, तो तुमको क्यों मिलेगा? तुम तो कंपनी के एमडी हो ना, तुम ही हो ना करता धरता, तुम ही तो कंपनी का भरता निकाला। अब तुम ही हो ना, तो तुमसे ही रिकवर करेंगे, और किससे करेंगे? मैं समझा नहीं। सॉरी, मैं एमडी नहीं हूँ कंपनी का, या मैं लाइन में एज एन एमडी खड़ा, मैं कौन हूँ अभी? इसलिए बोल रहा हूँ, वन पर्सन मे हैव डिफरेंट हैसियत, कैपेसिटीज। इस वक्त मैं एमडी के हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, इस वक्त मैं क्रेडिटर के हैसियत से खड़ा हूँ। तो मुझे जो पैसे मिलेंगे उसके बाद मैं चला जाऊंगा, उसके बाद मेरा कंपनी से कोई संबंध नहीं है। फिर उसके बाद अगर पैसा बचेगा वो आपको मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और क्या कर सकते हैं? मेरे पास प्रूफ है डिबेंचर का, लिखा पढ़ी कर चुका हूं मैं। अब क्रेडिटर को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है चलो ठीक है रहो, पर असेट्स बेच के 45 लाख रुपए से रिकवर हुआ, तो सारा का सारा पैसा मुझे मिल गया। मुझे मतलब अभी कौन? डिबेंचर होल्डर। तो पैसा मिल गया और मैं चला गया। अब फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को क्या मिला? कुछ नहीं। शेयर होल्डर को तो मिलेगा ही नहीं, शेयर होल्डर में भी तो मैं था, बट वो एज अ शेयर होल्डर था, एज अ डिबेंचर होल्डर नहीं था। तुम रिलायंस के एम्प्लॉय भी हो सकते हो और तुम रिलायंस के शेयर होल्डर भी हो सकते हो। शेयर होल्डर ओनर होता है, तो मुकेश के बाजू में जाके नहीं बैठोगे, मैं ओनर हूँ, क्यों मेरे पास दो शेयर है, ये पागल तू चपरासी है, चल निकल, तेरे पास शेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी कौन है तू? अभी किस हैसियत से आया कंपनी में? एम्प्लॉय ना, तो एम्प्लॉय का काम कर, फिर बाद में देखेंगे। जनरल मीटिंग के टाइम तुमको मैं खुद इधर खड़ा रखूंगा कंधे पे, अभी निकलने का। वन पर्सन में हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, that's what I'm trying to say. क्लियर है? अब क्रेडिटर्स को बुरा लगा, मुझे नहीं लगता कि इस बात का ज्यादा बुरा लगा होगा कि उनका पैसा डूब गया। उनको इस बात का बुरा लगा होगा कि मुझे मिला नहीं, ठीक है, किसको कैसे मिला, मैं फेल हुआ, ठीक है, ये कैसे? वो अलग दुख रहता है, नहीं समझा था मेरे को। थ्री इडियट्स में इसके रिलेटेड डायलॉग है, दोस्त फर्स्ट आता है तो ज्यादा दुख होता है, मैं लास्ट आया उसका एक दुख है,
ये फर्स्ट है, उसका एक अलग दुख होता है। समझा? हमारा पैसा डूबा, ये गलत हुआ, लेकिन हमारा पैसा तो वैसे भी डूब सकता था क्योंकि हमने रिस्क ली थी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब रिस्क थी, तो हमारा पैसा तो वैसे भी डूब सकता है। और इस शहाने को पैसा कैसे मिला और हमारा कैसा पैसा डूबा? एक तो किसी को नहीं मिलना चाहिए था तो हम मान जाते, या तो हमको मिले उसके बाद इसका देखा जाएगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कोर्ट में सूट फाइल किया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का ये क्लेम था कि भाई कंपनी अलग वगैरह वगैरह वो सब छोड़ो, कंपनी चलाने वाला सोलोमन, बाकी सब उसके फैमिली मेंबर्स, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो हमारे पैसे का फायदा उठाया और खुद इसको फुल प्रूफ क्राइम बोलते हैं। लॉ को अपने हिसाब से ऐसे ट्विस्ट करना कि भाई मेरा तो फायदा हुआ, मतलब नुकसान तो नहीं हुआ, मैं रास्ते पे तो नहीं, ऐसा नहीं कि फायदा हुआ, लेकिन रास्ते पे नहीं आया, मैंने अपना पेमेंट सेव कर लिया। अब बराबर एज एन एमडी मेरा नुकसान हुआ होगा, एज अ शेयर होल्डर मेरा नुकसान हुआ होगा, लेकिन एज अ क्रेडिटर तो नहीं हुआ ना, तो मतलब उतना तो रिकवर हो गया। ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए, लेकिन अनिल अंबानी तो नहीं हुआ, नहीं सॉरी विजय माल्या तो नहीं हुआ। समझा? जो भी है विजय माल्या जान दो, समझ में आ गया बात खत्म। अब केस कौन जीतेगा, क्रेडिटर्स या सोलोमन? सोलोमन। लोअर कोर्ट में क्रेडिटर्स जीते। बंदा ठीक था लेकिन उसको समझ में आ गया और उसने इमीडिएटली रन। क्लियर है? समझा? तो हायर कोर्ट में कैसा हुआ होगा सीन, तो कोर्ट में तो फोन आया था, मैंने लिया और मैं बोल 4-5 बार फोन आया। कौन था? कट कर देगा नहीं, 4 बार किया ना, इसलिए मैंने बोल दिया कुछ अर्जेंट बोल। हाँ तो क्या बोले? नहीं जय माता दी बाकी बोल दो। हाँ तो वो समझ गया ना। तो चालू किया कि नहीं? हाँ चालू चालू। हाँ थर्सडे एंड सैटरडे 7th नहीं, सैटरडे पॉसिबल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सैटरडे नहीं, फ्राइडे को नहीं हो सकता। फ्राइडे को कब है एग्जाम? फ्राइडे को यहाँ पर लेक्चर। हाँ तो हो ही नहीं सकता। थर्सडे का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आ लोगों ने लेक्चर हो गया फ्राइडे में 12 वाला इंग्लिश। अरे इंग्लिश पीसीआर तो करे छी। अरे तो देखो इंग्लिश इंग्लिश जो है कल नहीं, सिर्फ थर्सडे को आपका लेक्चर रहेगा और सीधा फिर संडे को रहेगा ना? हाँ संडे को। ओके। और अच्छा थर्सडे को आपका लेक्चर रहेगा, तो थर्सडे को जो एग्जाम रहेगी अपनी मैथ्स की वो फ्राइडे पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? वो फ्राइडे को एग्जाम कब होती है? तो ऑनलाइन है तो हम लोग घर से ही। ठीक है? सैटरडे का नहीं, सैटरडे का नहीं। 750 ना एग्जाम तो 9 संडे को। अरे भाई चलिए एग्जाम दे देने क्या पूछ सैटरडे था पर मेरा दूसरा लेक्चर है तो मैं वो रख नहीं सकता। नहीं वो अवेलेबल नहीं है, आईडी वगैरह अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप क्लासरूम सा। हाँ दसो ठीक है, समझा गया। तो हायर कोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि भाई तुम क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो सोलोमन बोला होगा कि भाई किसको पूछ रहे हो, तो कोई बोलेगा तुमको। नहीं तुमको मतलब किसको, डिबेंचर होल्डर को या
ये फिर भी मैं रिपीट करूंगा क्योंकि करना जरूरी है ताकि बहुत अच्छे से समझ जाए, और फिर बोलो नहीं तो। नहीं, पहले काम करो भाई, एमडी सॉरी डिवेंचर होल्डर आ जाओ। तो सलोमन मैं एज ए डिवेंचर होल्डर चला गया। देखो सर, ईमानदारी से धंधा स्टार्ट किया था, एक भला आदमी, आदमी अच्छा था, उसको कुछ मत बोलना, आदमी बड़ा अच्छा था। तो कंपनी की तरफ से आया, मैंने उसकी बात पर भरोसा किया और बिजनेस बेच दिया। अब मैं बोनाफाइड वाला आदमी हूँ। बोनाफाइड समझते हो ना, गुड फेथ में काम किया है, मतलब ऐसे नहीं कि केयरलेसली ऐसे बिजनेस दे दिया, क्रेडिट पे दिया लेकिन उसका प्रूफ ले लिया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। मतलब मेरा चार्ज था कंपनी के एसेट्स पे, तो कंपनी के एसेट बेच के पहला पेमेंट मेरा होना चाहिए था। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि बाद में कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, मुझे मेरे पैसे मिल गए, बात खत्म। 50 लाख का लोन था, सारे एसेट्स बेच के कुल 45 लाख रुपए रिकवर हुआ, मुझे 45 लाख रुपए मिला। अब मैं कितना अच्छा हूँ देखो कि मैंने 5 लाख रुपए के लिए बहस नहीं की, मैं रोया, मैं तुम्हारे पास आया, जबकि मैं पहला क्रेडिटर हूँ। ये छोड़ ना, तू क्या अभी टेलीफोन ऑपरेटर है, छोड़ ना, कौन था क्या था, छोड़। इसको रिसेप्शन में चांस अच्छा मिलेगा, मतलब स्माइलिंग दिस मूड बन जाएगा। अच्छा है, but that's a quality, it's a quality, don't mind। चलेगा, चलना पड़ेगा, कि मैं पहला नहीं रहूंगा जो तेरे को बोला होगा, है ना, बहुत सारे लोग बोल दे रहे हैं। हाँ, ओके, समझ में आ गया। तो मुझे भी 5 लाख रुपया नहीं मिला, वो भी मैंने छोड़ दिया, चलो वो सब बात छोड़ो। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। अब मुझे 45 लाख रुपया देने के बाद बाकी लोगों को पैसे मिलते नहीं मिलते, ये मेरा लेना देना, तो मुझे जाने दो, ठीक है भाई जाने दो, जाओ ऑफशूट पहन के आओ, एमडी, बोलो क्या प्रॉब्लम है। देखो सर, हमने ईमानदारी से बिजनेस स्टार्ट किया था, कंपनी ने बिजनेस परचेस किया, मैंने तो नहीं किया, और कोई एक भले आदमी से उसका बिजनेस परचेस किया, तारीफ रहा नहीं जा रहा इसलिए, तो उसको डिबेंचर डिबेंचर दे दिया, मैंने थोड़ी दिया डिबेंचर, किसने दिया, कंपनी ने दिया, कंपनी अलग मैं अलग, समझने की बात है। अब बिजनेस लॉस में गया, अब ये जरूरी थोड़ी हमने फ्रॉड थोड़ी किया, कंपनी ईमानदारी से स्टार्ट की है, लीगली फॉर्म किए, बिजनेस स्टार्ट किया, अब ईमानदारी वाला बिजनेस लॉस में जा ही सकता है, उल्टा ज्यादा चांसेस है, बेईमानी वाला बिजनेस ज्यादा चलने का चांसेस। तो हमने बिजनेस लॉस में गया, अब लॉस में गया तो ऐसे बेचे, जो पैसा आया वो सिक्योर डिबेंचर होल्डर को दे दिए, बाकी कुछ मिला ही नहीं, मुझे भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो, तुमको मिला था ना 45 लाख, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं कंपनी का एमडी हूं ना, तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नाम की भी कोई चीज होती है, एमडी को रेम्यूनरेशन मिलता है, वो मुझे मिला, मैं रोया, मैं रोता था। एक तो मेरा एज अ शेयर होल्डर नुकसान हुआ, मेरे शेयर्स के सारे पैसे डूब गए, एक तो एमडी का काम किया मैंने, उसका मेरे को पगार नहीं मिला, तो मैं तो 2-4 बार रोना चाहिए, एज ए डिबेंचर होल्डर मैंने 5 लाख के लिए अलग से रोना रहना चाहिए, तो मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूँ, यही रो रहे हैं, मुझे तो भाई मुक्त करो ये झमेले से, मुझे मेरे 45 लाख रुपीज इन विच एवर कैपेसिटी मिले वो छोड़ दो, जीत गया चलो मैं। कंपनी अलग, कहना क्या चाहते हो वही, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, उसको बोलते कॉर्पोरेट विल थियरी, मतलब कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्ट्स, समझ में आया। बट कभी कभार क्या होता है, सोलोमन का केस तो क्लियर, क्लियर ना। अब अमाउंट क्या थी, कंपनी कब फॉर्म हुई थी, लोअर कोर्ट का नाम क्या था, हायर कोर्ट का नाम क्या था, बच्चों के नाम क्या थे, बीवी कितनी थी, ये सब फालतू चीज एक ही थी, लेकिन अगर ज्यादा होंगी तो भी ये अपने को लेना देना, अमाउंट वगैरह भी कोई संबंध नहीं है अपना, खाली केस का नाम, और केस में क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो, क्योंकि अगर सिमिलर केस है सेम तो आएगी नहीं, सिमिलर कुछ भी आए तो हमको रेफरेंस के लिए केस का नाम लिखना जरूरी है, समझ में आया है। एग्जाम्पल तुम तुम्हारा अरेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट भी,
केस लॉ यही होनी चाहिए, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कॉर्पोरेट विल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है और रियल आदमी को अंदर से पकड़ा जाता है। अब वो सिचुएशंस तो हम लोग होल्ड पे रखते हैं, कॉर्पोरेट विल समझ में आ गया। तो ये क्यों बताया सर, बीच में क्यों पॉइंट्स छोड़े? क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस एंड कॉर्पोरेट विल बोथ आर सेम, इसीलिए एक साथ किया। लिफ्टिंग वाला बाद में करेंगे और उसको बाद में कॉन्ग्लोमरेट मतलब अच्छे से एक जगह पे मैं सी दूंगा। पैचेस में पढ़ रहे तो उसको हम पैचेस को अच्छे से बाइंड कर देंगे। अब वो बाकी के पॉइंट्स है वो सल्टा देते हैं और फिर लेक्चर खत्म, क्योंकि कॉर्पोरेट विल के लिफ्टिंग वाले पॉइंट्स आज के लेक्चर में नहीं होंगे, वो जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ के आओगे तो कॉर्पोरेट विल थोड़ा रिवाइज करके आना, क्योंकि वो आधा छोड़ा है, डेलिबरेटली आधा छोड़ा है। थोड़ा मैं भी रिकैप करवाऊंगा, लेकिन तुमको भी करके आना है। अच्छा, बाकी पॉइंट्स देखना फीचर्स के। परपेचुअल सक्सेशन पता है हुआ था, बीसीकी में भी था। कंटिन्यूअस एंड स्टेबल लाइफ, व्हिच मींस मेंबर्स कम, मेंबर्स गो, कंपनी रिमेन्स एज इट इज। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, मेंबर्स आए जाए, इंसॉल्वेंट हो, पागल हो, इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड में देख क्या है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, वेरी रेयर। लेकिन लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, किसकी? कंपनी की या मेंबर्स की? मेंबर्स की। मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है। सोल ट्रेडिंग में किसकी? जेठालाल की या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइबिलिटी? सेम ही तो है, लेकिन किसकी लाइबिलिटी? फिर भी पेपर में लिखते टाइम क्या लिखोगे? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइबिलिटी या जेठालाल की लाइबिलिटी? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सनल एसेट्स होंगे, कंपनी के पर्सनल एसेट्स होंगे, कंपनी क्या होंगे? ओनली बिजनेस एसेट्स। तो कंपनी की लाइबिलिटी नहीं, दो अनडिवाइडेड फैमिली में एचयूएफ की लाइबिलिटी नहीं, कर्ता की लाइबिलिटी, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी, पार्टनरशिप के केस में फर्म की लाइबिलिटी नहीं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड देखने। समझ में आ गया? पक्का? चल, तो या तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या बाय शेयर्स होगी, या बाय बोथ होगी, या अनलिमिटेड होगी। ये डिटेल में बाद में आएगा, वापस आएगा, उसका टेंशन नहीं है, वापस आने वाला है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो यू एंड मी, वी आर नेचुरल पर्सन्स, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by human beings, नहीं बोल सकते लॉ। विच लॉ? कंपनी लॉ। क्लियर है? तो ये सब मगजमारी नहीं करनी है। लेकिन कंपनी खुद काम नहीं कर सकती, खुद के लिए कैसे काम करेगी? कंपनी कैन नॉट थिंक, कंपनी कैन नॉट एक्ट, कंपनी कैन नॉट वॉक। तो कंपनी के बिहाफ में कौन वॉकेगा? सॉरी, कौन सोचेगा? कंपनी के बिहाफ में कौन काम करेगा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कौन? हे भगवान, अरे कंपनी खुद काम करेगी क्या प्रैक्टिकली? तो उसके बिहाफ में कौन काम करेगा? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स करेंगे ना, खत्म। So company is an artificial person. Whatever contracts entered are entered by the company, but who will represent the company? Directors. मैंने बोला ना कि भाई डील करने के लिए मेरे साथ कौन बैठेगा? मुकेश ही बैठेगा, कंपनी थोड़ी आएगी बैठने के लिए। टेबल पे बैठने के लिए कंपनी थोड़ी आएगी। कंपनी से बात करूं मैं, किससे बात करूंगा? मुकेश से। समझा ना? क्लियर? तो मुकेश कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्टर जो बोलना है बोलो। वो कंपनी का कौन हो गया फिर? एजेंट। नहीं समझा? अरे if you are acting on behalf of someone else, तो you are an agent ना, and a person on whose behalf you are acting is called as a principal. तो कंपनी कौन हो गई? प्रिंसिपल। डायरेक्टर कौन हो गए? एजेंट। Why? Because they are representing the company. बराबर ना? खत्म। वेरी लॉजिकल, बहुत सिंपल है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉमन सी। लिमिटेड लाइबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, सेपरेटली आने वाले हैं। इसीलिए मैंने उधर नहीं बोला, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनी में है वो। अच्छा, कॉमन सील मतलब वो था ना, स्टार्ट, नॉट कंपल्सरी।
नॉट कंपल्सरी, मतलब कॉमन सील कंपनी को अडॉप्ट करना कंपल्सरी नहीं है। सुनना ध्यान देके, वहां पे कुछ चीजें नहीं है, वो मैं तुमको बोल रहा हूँ। 2015 का अमेंडमेंट है, वो वहां पे दिया है। 2015 के बाद से अभी ये लिखने की जरूरत, आज 2015 है क्या, 16 है क्या, कौन सा ईयर चल रहा है, तो जमाना हो गया कि नहीं कॉमन सील निकाल के। तो अभी 2015 में ये चेंज हुआ था, लिखने की जरूरत है क्या? आज के तारीख में क्या है, कॉमन सील कंपल्सरी और नॉट कंपल्सरी? तो उतना एक लाइन सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव्स में तो आएगा नहीं कि भाई कौन से ईयर से, वो जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कॉमन सील हर पेपर पे, हर डॉक्यूमेंट पे चाहिए था, अभी आज से कंपल्सरी नहीं है। अगर तुम कंपनी स्टार्ट करोगे तो कॉमन सील होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुमने कॉमन सील अडॉप्ट कर लिया है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर कर लिया है तो हर डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील होना जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कुछ पेपर्स पे कॉमन सील लिखा गया, कुछ पेपर्स पे नहीं किया। या तो अडॉप्ट कर या तो मत कर। एडेप्टेबिलिटी तो ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, पर किया ना अभी तो स्टैम्प पे चाहिए, तो हर पेपर पे उसका, नहीं तो वैल्यू नहीं है ना। कुछ पेपर पे स्टैम्प है, कुछ पेपर पे स्टैम्प नहीं है, तो कंफ्यूजिंग हो गया। एक तो सीधी बात बोलो कि स्टैंपिंग नहीं है, तो हम मान लेते कि चलो स्टैम्प की जरूरत ही नहीं, या तो बोल दो कि स्टैम्प की जरूरत है, तो हम मान लेते स्टैम्प की जरूरत है। कुछ पेपर पे स्टैम्प है, कुछ पेपर पे स्टैम्प नहीं है, इसको थोड़ी लीगल रिकॉग्निशन बोले सकते हो। समझ में आया? तो वहां पे वो चीज नहीं थी, पर तुमको पता होना चाहिए। तुम अडॉप्ट, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज कॉमन सील? इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. It is nothing but a stamp on which the name is engraved. So on every document of the company, the stamp has to get affixed. But that is not compulsory. But once the company adopts or adapts what that common seal has to affix that stamp on every document of the company. बुद्धि में गया? अगर अडेप्ट किया तो, नहीं किया अडॉप्शन तो कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया? खत्म, फीचर्स खत्म। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल से लेके आगे थर्सडे हो जाएगा और कुछ संडे को। थैंक यू वेरी मच, बाय। हरीश्वर मंडे से दिवाली, मतलब फर्स्ट से या सेकेंड से? सोलोमन वाला हस्बैंड ही कर लेगा उसके नाम पे, कर लेगा, लेकिन अभी थोड़े रूल्स आ गए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह आ गए। वो इंटर में भी नहीं आएगा, इंटर में खाली शॉर्ट नोट आता है, सेक्शन 188 है, तो वो फाइनल में आता, तो अभी नहीं समझेगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में, कुछ रिलेटिव्स है